नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। कल तो हम बात कर रहे थे कि कनाडा से अचानक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वॉशिंगटन की फ्लाइट पकड़ करके क्यों उड़ गए थे, जो उनका अपना विमान है। आज थोड़ा-सा उस मामले का कुछ तो जवाब मिला और कल ही हमने ये भी डिस्कस किया था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आमना-सामना होगा या जो जी7 देशों के सदस्य हैं, उनकी तरफ से भी कुछ कठिन प्रश्न पूछे जा सकते हैं अगले सेशन में और जो विशेष आमंत्रित देश हैं, उनकी तरफ से भी टैरिफ को लेकर के और तमाम दूसरे मुद्दे हैं, उन पर उनकी जवाबदेही जो है वो उनके मुँह पर ही लोग बात करते और कहते कि आपने तो मुश्किलें खड़ी कर दी है। ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से, टैरिफ के पॉइंट ऑफ व्यू से और कुछ दूसरे इश्यू भी उनके सामने उठाए जाने वाले थे। आज खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच 35 मिनट की बातचीत हुई है और ये ट्रंप की पहल पर हुई है। ट्रंप ने इच्छा व्यक्त की थी कि मोदी जी से मेरी बात कराई जाए और उसके बाद ये 35 मिनट की बातचीत हुई और उसके बाद जो विदेश सचिव ने कहा, उसका कुल मिलाकर के जिस्ट साहब ये है कि मोदी जी ने बड़ी खरी-खरी सुनाई है और उनको ये तक कह दिया कि हमने कब मध्यस्थता के लिए कहा या सीज फायर पर जो लगातार ट्रंप बयानबाजी कर रहे हैं, मेरे विचार से 13-14 बार वो इस तरह की बातें कर चुके हैं। ट्रेड की धमकी दी, तब ये हुआ, तो मोदी जी ने साफ कर दिया कि भई पाकिस्तान के डीजीएमओ का हमारे डीजीएमओ के पास हॉटलाइन पर कॉल आया, हमने उस पर विचार किया, सीज फायर का ऐलान कर दिया। तो मान ना मान, मैं तेरा मेहमान। तो अमेरिका कौन है या डोनाल्ड ट्रंप कौन है भाई? तो सीधे-सीधे और ये चीज़ें मुझे लगता है कि बहुत जल्दी समझ में आ गई ट्रंप की कि कुछ गड़बड़ कर रहे हैं वो। और उन्होंने कहा कि क्या आप अमेरिका होते हुए जा सकते हैं? मोदी जी ने मना कर दिया और बिल्कुल सही किया। तो मेरे साथ जुड़ रहे हैं आपके चिरपरिचित और जियोपॉलिटिकल मामलों के, रक्षा सुरक्षा से जुड़े मामलों के विशेषज्ञ कर्नल अजय रैना सर। तो उनको जोड़ करके चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अजय जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार आपको भी, दर्शकों को भी। धन्यवाद ओमकार जी। अजय जी, ऐसा लगता है कि ट्रंप साहब को तो दौड़ा लिया मोदी जी ने, इसलिए वो कहने लगे कि आप क्या अमेरिका होकर के जा सकते हैं। और देखिए मोदी जी ट्रैप में नहीं फंसे। थैंक गॉड। एक तरफ उन्होंने आसिम मुनीर को बैठा रखा था बुला करके, दूसरी तरफ मोदी जी को बुला रहे थे। अब यहाँ डोमेस्टिक जो पॉलिटिक्स है, उसके जो डायमेंशंस हैं, आप समझ सकते हैं कि यहाँ किस तरह की मुश्किलें खड़ी होने वाली थी मोदी जी के लिए। ओमकार जी, कल पॉडकास्ट के लास्ट में एक मैंने चीज़ बोली थी जो मेरे मन से निकली थी, उसका कोई एविडेंस तो नहीं था कि भाई ऐसा तो नहीं कि ट्रंप साहब ने आने से पहले ही ऐसे प्लान किया हो कि मैं जाऊंगा, जो जिसको बकना कहते हैं, बकूंगा और वापस आ जाऊंगा भाग के। बिकॉज जो आपने जिन जिन पॉइंट का आपने किया, ना केवल मोदी जी, पूरी दुनिया बड़े सवाल पूछना चाहती थी उनसे। और प्रेस रिपोर्टर क्या क्या पूछते, आपको पता ही है फिर किस किस्म के। और आप जो हमारे संदर्भ में जो उनकी पॉलिसी है कि पाकिस्तान हमारा बहुत अच्छा मित्र है, उनका जनरल कह रहा है कि वो सबसे बड़ा एंटी टेररिस्ट हमारा पार्टनर है, तो उनके जवाब वो नहीं दे पाते। और जब आज जो आप जो 35 मिनट्स की कॉल की बात कर रहे हैं, वो ऑफ कोर्स एक ट्रैप था। अभी लोग कह रहे हैं जी वो टाइमिंग से मैच नहीं करता, आसिम मुनीर का लंच का टाइम कुछ हो रहा है। आप एक कमरे में मोदी साहब से मिलते, वहां चाहे आसिम मुनीर को एक कुत्ते की तरह नीचे बिठाया होता, दुनिया को ये संदेश जाता कि तीनों लीडरों ने मिलके, और जो अमेरिका हमेशा कर रहा है कोशिश कि भारत और पाकिस्तान को एक ही लेवल पर रखा जाए, जिसका कंपैरिजन है नहीं। पाकिस्तान खुद कहते हैं कि हमारा भी कंपैरिजन भारत के साथ नहीं, बट ट्रंप का थोड़ा दिमाग जो जैसा भी चल रहा है काम कर रहा है। तो जो मोदी जी ने उनको बोला, आप उसके देखिए,
आप भी आपने दुनिया देखी है। हम सब उस हायरार्की में, उन सेटअप में काम कर चुके हैं जहाँ एक बहुत बड़ा बॉस होता है और सीनियर मोस्ट बॉस होता है। जैसे मैं आर्मी में था, हमारे जनरल थे और फिर और भी होते हैं। तो इतने सुपर पावर का प्रेसिडेंट किसी प्राइम मिनिस्टर को ये कहे कि आइए आप मिल के जाइए, और जब सबको पता है कि ये 2 ढाई घंटे की बात थी, क्रोएशिया में उसका शेड्यूल थोड़ा टिंकर ही तो करना था ऊपर नीचे, उसको ना कहना, ये आसान काम नहीं है, आप भी मानेंगे। जैसे हमारे अपने घर के बिल्कुल, बुजुर्ग, कई बार दादाजी कुछ बोल दें और नहीं बोला जाता ना आगे से, तो आप देखिए सुपर पावर है, दुनिया का दादा तो वो है, लेकिन बिल्कुल। हमारे जी के साहस की तारीफ करनी पड़ेगी कि उन्होंने उठ के बोला मेरे को नहीं आना, मैं नहीं आ सकता। और जो-जो चीज़ें इन्होंने सुनाई, जैसे जिसको आपने बिल्कुल सही कहा, खरी-खोटी, वो ट्रंप को तो वो भी थप्पड़ पड़ा, नहीं पड़ा, महसूस हुआ, नहीं हुआ, वो तो हुआ। हमारे डोमेस्टिक जो यहाँ पे प्रोपेगेंडा चल रहा था, सरेंडर नरेंद्र और बाकी जो उल्टे शब्द उनके बारे में बोले जाते हैं, और ये कि आसिम मुनीर को परेड में बुलाया था, आज उसमें नाचने लगे। और आज कांग्रेस वाले तो एक पर्चा लेके लहराने लगे, कहने लगे देखो जी, जो मोदी जी क्लेम कर रहे हैं, विदेश मंत्रालय क्लेम कर रहा है, वो तो बात हुई नहीं, अमेरिकन तो कुछ और कह रहे हैं। और वो पर्चा 25 जनवरी की फोन कॉल का था। हाँ, वो जनवरी का एक प्रेस नोट है अमेरिका का, उसको लहरा रहे हैं। उनको ये बेवकूफ नहीं है ओमकार जी, मैं बार बार कहता हूँ, ये लोग खतरनाक है, इनको पता है ये झूठ बोल रहे हैं। एक देखो, उनकी एक मैडम है बड़ी फेमस, जो आगे पीछे लोगों को गलत जगह पे टच करती है, उसने आज ट्वीट किया, एक फोटो दिखाया कि देखो पहले 2022 में क्या था, और आज मोदी साहब फोटो में पीछे खड़े हैं G7 के। 2022 के में फोटोग्राफ में मोदी साहब थे ही नहीं, और जो फोटोग्राफ उसने दिखाया हुआ जब मोदी जी वो चल के जा रहे हैं, और वो क्वाड का था। तो ये उनको पता है कि हम पकड़े जाएंगे, सोशल मीडिया का जमाना है, लोग पकड़ लेंगे, लेकिन उनको ये भी भरोसा है कि काफी सारे लोग जो उनका वोट बैंक है, जो उनके अंधभक्त जिसको बिल्कुल ही गुलाम है, वो इसको बिल्कुल। मान के वाह वाह करेंगे। तो मोदी जी ने एक तीर से दो शिकार किए, उसको शटअप कॉल दी जो दी। डोमेस्टिक हमारे पॉलिटिकल सेटअप में उन्होंने विपक्षियों के मुंह पे एक तमाचा मारा है। अब इनको तमाचा फील हो ना हो, कितने बेशर्म है नहीं है वो इनकी मर्जी है, बट एक बात की, एक करेज, ट्रंप को ना बोलना, उनके मुंह पे बाकी चीजें कहना, और दूसरा कि उस मौके का इतना अच्छा यूज करना और वो वर्ड बोलना। ऑफ कोर्स वो स्टेटमेंट तैयार होगा जो बात की होगी, इसके लिए हमें अपने प्राइम मिनिस्टर साहब की सराहना करनी पड़ेगी। जी। और ये अचानक ट्रंप को क्यों लगा कि मोदी जी से बात करनी चाहिए? क्योंकि जब हम यहाँ बैठ के एनालाइज कर रहे हैं कि भाग गया, लोग ट्वीट कर रहे हैं कि वो स्केपिस्ट है, तो देखो गिल्ट तो होती है। एक देश जिसकी अकेले की इकॉनमी पूरे सो कॉल्ड G6 G7 जो बाकी बचते हैं उन सबको मिला के भी ज्यादा है, और वो नर्वस होकर वहां से भाग रहा है, तो नेचुरली एक गिल्ट भी होती है, और एक थोड़ा सा ये भी होता है कि दिखाना चाहता। अगर इतना अर्जेंट होता, क्या कर लिया इसने कल जाके? कल अमेरिका ने कौन सा इतना धरती फाड़ने वाला डिसीजन ले लिया कि जो ट्रंप के बिना नहीं ले जा सकते थे? और आज वो इतना वेला था कि वो 35 मिनट बात करता रहा, फिर उन्हें इन्वाइट करता रहा। तो अगर मोदी जी पहुंच जाते तो 1-2 घंटे और उसका एंगेजमेंट होती, और उसको मुनीर के साथ बैठ के वो खाना खा रहा है, तो उसको करने धरने को कुछ नहीं है। जैसे होता है वो काम करने वाली बाकी टीम होती है तो ऊपर बैठे हुए हैं। तो अब ट्रंप की ट्रंप ही जाने, पर मेरे को लगता है ये क्लियर कट ट्रैप था। वो चाहता था कि मोदी साहब आए, खास करके खरी खोटी सुनने के एंड में उसने कहा है कि आप आइए, और हमारे भी फिर शिष्टाचार में मोदी जी ने कहा कि आप आइए, आप, हम बड़े उत्सुकता से आपका इंतजार कर रहे हैं। उसने क्वाड में तो आना ही है, और सही बात है। अगर उसने कुछ क्लैरिफाई करना, अगर दिल में कुछ सच्चाई लेके आएगा तो आएगा क्वाड में, यहाँ अपने अपनी धरती पे बात करेंगे ना, तो क्यों जाएं? एक ओमकार जी, एक बड़ी हमारे फौज में एक बात होती है कि जब सीनियर अफसर आपके यूनिट बाहर से आता ना, तो बता के आता है, और आप तैयारी करते हो, इसलिए आपको पता है यूनिट में हमेशा चमक रहती है, फौज के पूरी तैयार रहती है। लेकिन जिस दिन किसी को आना होता है उस दिन झंडे वंडे लगा के और अच्छा हो जाता है। तो कई सीनियर ऑफिसर्स बीच में ऐसे भी आते हैं जो कहते हैं यार हम बिना बताए आएंगे, हम बड़े इनफॉर्मल हैं, आपको तैयारी वैयारी करने की जरूरत नहीं। तो मेरे हमारे एक सीओ साहब होते थे, शायद इस टाइम शो देख रहे होंगे, उनको हमारे कमांडर साहब ने कहा था कि डोंट वरी, मैं ऐसे ही आता जाऊंगा, वॉक करते हुए निकल आऊंगा। उसने कहा नहीं सर, आप कमांडर हैं, आप हमारे यूनिट में आएंगे तो हम तैयार होने चाहिए आपको रिसीव करने के लिए। तो हेड ऑफ स्टेट को आपने ऐसे बुला लिया कि आजा आजा, और वो चला जाएगा, वो बिकाऊ हेड ऑफ स्टेट जाएगा। हमारा हेड ऑफ स्टेट लाहौर जा सकता है बिना बताए नवाज शरीफ की बेटी की शादी में, वो भी ऐसे सरप्राइज देने के लिए। सरप्राइज देके। बिल्कुल। ये होता है फर्क। और जिसको, अगर आप भारतीय हैं और आपको इन चीजों पर गर्व नहीं हो रहा, तो फिर आप शर्म ही कर लो यार, मैं तो यही कहूंगा।
मुझे तो बड़ा गर्व महसूस होता है ऐसी एटीट्यूड पे। जी। और मोदी जी ने जो कहा है उनको फोन पर, ये भी अपने आप में साहब अद्भुत साहस है। मतलब उनको मना करना कि नहीं मैं नहीं आ रहा हूं, मेरे पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है, मुझे उनको देखना है, ये तो एक बड़े दिल का और साहसपूर्ण जवाब और फैसला था ही। लेकिन जो 35 मिनट की बातचीत में मोदी जी ने कहा है, सीज फायर को लेकर के भी, आतंकवाद के खिलाफ जो भारत की जीरो टॉलरेंस है, और आगे के लिए भी चेता दिया कि भाई फिट हो गए। हमारी नीति है, हम नहीं छोड़ेंगे, हम करेंगे ये काम। और अगर एक भी आतंकवादी वारदात सीमा पार से होती है तो हम इसे युद्ध मानेंगे और उसी तरीके से जवाब देंगे। यानी ट्रंप के मुंह पर ही कह दिया सारा कुछ। और ट्रंप का चेहरा देखने लायक होगा उस समय। वो फोन कॉल थी तो बच गया, अगर लाइव होता वही आप, तभी तो भागा है वो। अगर यही बात, जैसे कल इटली की प्राइम मिनिस्टर ने मोदी जी को कहा कि आप तो परफेक्ट हैं, बहुत अच्छे हैं और मैं आप जैसे बनना चाहती हूँ, बनने की कोशिश करूँ, कुछ बोला उन्होंने, मतलब कन्वर्सेशन वो फोन पे रिकॉर्ड होगी, मतलब माइक पे रिकॉर्ड होगी। ये बातें अगर मोदी जी ट्रंप को वैसे ही बोल रहे होते हैं किसी पार्टी में, और ये बातें कैमरे पे कैद हो जाती, तो आपकी बात सही है। जो ट्रंप का चेहरा, तो खैर एक बार ये किया था शी जिनपिंग ने, ट्रूडो को बहुत डांटा था एक बार, किसी कैसे किसी G7 में जाके, कहीं हाँ, किसी वो एससीओ साइड में में। खड़े होकर के जो है हाँ, कुछ, कि बड़ी जो गुरुद्वार हमारे और आपके बीच की बात हुई थी, आपने वो हाँ सार्वजनिक करने की हिम्मत कैसे की। कैसे की, हाँ, तो वो ऐसी बातें हो जाती हैं। और फिर यही है ना, इन्होंने ट्रंप को क्या बोला कि हमने आज तक जो मीडिएशन है ना करवाई है, ना हम करवाते हैं और ना हम करवाएंगे। एक और बिल्कुल। डाउट क्लियर किया। फिर उन्होंने ये कहा कि आपसे तो मेरी पहलगाम के बाद बात ही नहीं हुई, पहलगाम के बाद आपने मुझे कॉल किया था अफसोस जाहिर करने के लिए, तो ये सीज फायर इंटरवेंशन और ये ट्रेड और टैरिफ की बात कहाँ से आ गई। एंड और जेडी वांस ने बोला था कि बहुत बड़ा अटैक होने वाला, 9 तारीख की रात को बोला था कि अब अटैक होगा, और हमने कहा था गोली के बदले में गोला मारूंगा और बाद में जब अटैक होगा तो और मारेगा, वो हमने वही किया। तो बिल्कुल। अब आप ट्रंप को देखिए, आज किसी ने बड़ा अच्छी ट्वीट की थी कि जुलाई 2019 में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ने लंच किया था इकट्ठे, और उसके 20 दिन के अंदर अंदर 12 दिन के बाद भारत ने 370 हटा लिया। तो करने दो उनको लंच एक और उसके बाद भारत क्या करेगा ऑपरेशन सिंदूर कब शुरू होगा, तो ये भी एक हिस्ट्री में देखा जाए कि जब जब पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर या हेड ऑफ स्टेट, क्योंकि इनका आर्मी चीफ हेड ऑफ स्टेट ही है वैसे प्रैक्टिकली, कि जब जब वो जाके अमेरिकन पोर्टर्स के साथ लंच या डिनर करता है उसके कोई 2-3 हफ्ते के अंदर अंदर भारत उनका नक्शा बिगाड़ देता है। तो देखते हैं अभी इस बार क्या होगा। तो पर ये फैक्ट है, जुलाई 22 को वो इकट्ठे थे और उसके बाद 12-13 दिन के बाद हमने 370 हटा दी। अजय जी, जब ये 20 जनवरी को शपथ ग्रहण किए, उसके बाद एक एक करके अलग अलग देशों के जो राष्ट्र प्रमुख थे, कटसी कॉल में, और थोड़ा एक होता है कि चलिए मुलाकात करते हैं, सब लोग जाने शुरू हुए। सुनते ये हैं कि सी जिनपिंग को भी व्हाइट हाउस बुलाने की कोशिशें थी उसी क्रम में। लेकिन जो कुछ यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ हुआ, जेलेंस्की के साथ, और जो दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति रामाफोसा साहब के साथ हुआ, उसके बाद चीन के राष्ट्रपति ने मना कर दिया और कहा कि अगर मुलाकात होनी है तो आप बीजिंग आइए और परिवार के साथ आइए। तो लगभग वही एक तरीके से जेस्चर हमने लिया है, मोदी जी ने लिया है, कि भाई अगर आपको कोई बात करनी है तो आप नई दिल्ली तशरीफ लाइए, और क्वाड के लिए आपको आना ही है तो आप आइए। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये आई थिंक जैसे हर कोई इंसान जो समझदार है ना ओमकार जी, वो हमेशा दूसरों की तरफ देख के सीखता है। और अगर शी जिनपिंग ने ये ऐसा किया, और उसका रीजन ऑफ कोर्स, अगर जेलेंस्की के बाद उसको बुलाया था तो काफी सरेआम हो गई थी बात। आई थिंक सिर्फ मोदी साहब का जो मीटिंग थी वही ठीक ठाक गई थी, एटलीस्ट पर्दे के सामने, पीछे क्या हुआ पता नहीं। बाकी को तो उसने एक्चुअली बुला के इंसल्ट किया है। तो बिल्कुल, और एक ट्रंप कैपेबल है ये करने के, उसकी काबिलियत क्या है, ये जो भी वो है, बदतमीज किस्म का आदमी है, कर सकता है। तो बड़ा मैच्योर डिसीजन है, ठीक किया, बहुत बढ़िया किया। और अगर लेकिन शी जिनपिंग एग्जाम्पल,
लेकिन जो बिहेव इस समय ट्रंप का दिखाई दे रहा है, आज तो ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खमेनी ने भी ये कह दिया कि ये सरेंडर वाली धमकी है, इसमें ईरान आने वाला नहीं है। ये धमकी आप उनको दीजिए जो आपकी धमकी में आए। तो जो सिचुएशन इस समय है ईरान की, और बहुत सारे लोग ईरान को कमजोर समझने की भूल कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर बहुत सारी ऐसी चीजें डाली जा रही हैं जो हर एक के गले के नीचे नहीं उतरती है। इवन अमेरिका भी इस युद्ध में कूद पड़ने से पहले 10 बार सोच रहा है, क्योंकि अतीत में भी कई जगह जब वो ऐसे कूदने की हिमाकत कर चुका तो उसको निकलना बड़ा भारी हो गया। अफगानिस्तान में ही आप देख लीजिए। जी, जी। तो ईरान को इतने हल्के में अमेरिका ले नहीं सकता है, या कोई भी ले नहीं सकता है। बिल्कुल। और आप देखिए कि एक सुपर पावर का क्या काम होता है। आज प्रैक्टिकली देखा जाए तो एक अकेली सुपर पावर यूएस है। चाइना उसके करीब जा रहा है और जो दूसरा मिलिट्री सुपर पावर है रशिया, वो फंसा हुआ है युद्ध में। अगर आप जो कहते थे, जिस जिस प्लैंक पे आप वोट लेके जीत के आए हो कि मैं दुनिया में जंगें लड़ाऊंगा, तो कि ये क्या, ये रवैया जंग रोकने का है? अभी तक आपने हाथ साफ किए हुए थे कि देखो हम तो इसराइल की कोई हेल्प नहीं कर, हम लड़ाई नहीं लड़ रहे, चलो ठीक है टेक्निकली आप नहीं लड़ रहे। ये ट्वीट करना कि अनकंडीशनल सरेंडर, आपके सामने एक देश का मुखिया है, वो अच्छा है बुरा है, जो उसकी नीति थी उस पर जिंदगी उसने बताई है, उसका जो रिलीजियस बिलीफ है, जो वो मानता है, वो आपकी बात सुन के तो हटने वाला नहीं। आपने अगर उससे युद्ध रोकना है तो आप उसके जा तो हमेशा बैकडोर चैनल टॉक्स होती हैं, और या फिर आप रिस्पेक्टफुली बात कीजिए, अपील कीजिए। जैसे मोदी जी आपने कहा था भाई लड़ने का टाइम नहीं है, युद्ध का टाइम नहीं है, पुतिन के मुंह पे कहा। मगर आप उधर मोदी साहब अगर ये बोलते पुतिन को अनकंडीशनल सरेंडर, तो पुतिन साहब ने बोला मोदी जी प्लीज यहाँ से आप जहाज में बैठे वापस जाइए। तो ये लैंग्वेज आप वही बोलेगा जो कि लड़ाई बढ़ाना चाहता है। और यूएसए का रिकॉर्ड है कि ये लड़ाइयाँ बढ़ा के, अफरा तफरी फैला के, लोगों के दिल में डर दिला के, ये अपने हथियार बेचने में यही काम करते रहते हैं। तो ये एक स्टेट्समैनशिप नहीं है। G7 में मोदी जी को नहीं बुलाना, लास्ट मिनट में बुलाना, और मोदी जी का जाना, ये स्टेट्समैनशिप होती है। ये नहीं कि आप दो देश लड़ रहे हैं और एक वो है जो आपकी बात काफी मानता है, 90% मानता है, इसराइल 100% वो भी नहीं मानता, आप उसको भी कंट्रोल कर सकते हो। और जब ईरान ने कह दिया है कि लड़ाई हम उस टाइम रोकेंगे जिस दिन इसराइल हमें हमारे ऊपर बम्बार्डमेंट बंद करेगा, तो सीधी सीधा अगर आप इसको साइड पे खड़े होकर देखें, ना इसराइल ईरान का पक्ष लें ना आप इसराइल का पक्ष लें, अब जो होना तो हो गया। आज अगर लड़ाई रोकने का क्या तरीका है? या तो यूएस इसराइल को वार्निंग दे और हथियार और सप्लाई बंद कर दे कि मैं तेरे को और नहीं दूंगा, जा बोले यार ऐसा है कि तूने जितनी पिटाई करनी थी, इनके लीडर वीडर सारे तूने मार दिए, अब खुमैनी को मारना चाहिए, इसको भी मार ले, खत्म कर। ये करने से, अगर ईरान ने बोला है, जैसे हमने बोला था पाकिस्तान को कि जिस दिन तुम आगे से रिएक्ट करना बंद करोगे हम बंद कर देंगे, ईरान ने भी ये बोला है। मगर आप उसको बोलो अनकंडीशनल सरेंडर, फिर आप कह रहे हो वी आर रूलिंग द स्काईज, उधर से कह रहे हो हम लड़ाई में नहीं ले रहे, उधर जो जो इजरायली पायलट्स ने जाके वहां पे जान जोखिम में डाल के जो भी किया है अच्छा बुरा ईरान के साथ, उसका आप श्रेय लेना, इसको क्रेडिट लेने का बहुत बड़ा बीमारी है ओमकार साहब। वही वही। और हाँ, ये जो कहना कि तेहरान खाली कर दो, ये और भी बड़ी थ्रेट हो गई। मतलब एमेच्योर वाली जो स्थिति है। एब्सोल्युटली। और आप देखिए ईरानियन इंजीनियर्स शुरू से जर्मनी से भी ज्यादा कॉम्पिटेंट इंजीनियर्स हैं ईरान के, इसलिए 45 साल सैंक्शंस होने के बावजूद उन्होंने जो भी किया किया है। और अगर आप ईरान को आप 2-3 हफ्ते दोगे, रिकवर भी कर जाएगा, बिकॉज उनको आदत है शॉर्टेज में रहना, बिना सप्लाई के रहना, बिना हेल्प के रहना, वो रिकवर कर जाएंगे। अगर इसराइल को कोई हेल्प ना करे तो इसराइल को रिकवर करने में बड़ा मुश्किल हो जाएगा, और अमेरिका भी कितनी हेल्प करेगा, खुद $35 ट्रिलियन पे है। पर आप ये जो बयानबाजी कर रहे हो, आप एक्चुअली अपने लिए भी खतरा ले रहे हो। देखिए आज के देश देश में ईरान के पास अगर कुछ भी नहीं है तो यूरेनियम तो है, एनरिच यूरेनियम है। जरूरी तो नहीं है कि उसको एक मिसाइल में डाल के फेंका जाए, आप उसको नॉर्मल मिसाइल के नॉर्मल एक्सप्लोजिव में डाल के फेंक के इसराइल के अंदर ब्लास्ट करके, वो दिखेगा भी नहीं और वो डर्टी बॉम्ब हो जाएगा। एक बंदा कार में आधा किलो 1 किलो यूरेनियम लेके अमेरिका की किसी सिटी में जाके कार उड़ा दे अपनी, तो फिर लोगों को एक धमाका दिखेगा, रेडिएशन नहीं दिखेगी। जब रेडिएशन दिखेंगी तब तो लेट हो जाए। तो आप क्यों ऐसा एक स्थिति अपने लिए अपने देश के लिए भी खराब करना चाहते हो? अगर आप नहीं लड़ रहे जैसे आप कह रहे हो, फिर चुप रहो, उसको उल्टा बैकडोर चैनल खोलो,
उठा के फ़ोन करो उसको और बात निपटाओ, पर वो बात नहीं निपटाने चाहता बिकॉज़ इसमें एक हमें समझना चाहिए ओमकार जी, दर्शकों को ऑफ कोर्स दर्शक बहुत लर्नड है, पता ही होगा। वेयर एज़ इज़राइल जो है वो ईरान के साथ अपनी खुंदक निकाल रहा है और अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो पिछले 30 साल से बीबी नेतन्याहू यही बोल रहा है कि ईरान का बस बनने वाला है, होने वाला है। वो भी उसमें कितना सच झूठ है चलो छोड़ो, बट हाँ, ईरान ने उनको बड़ा तंग किया, हमास के थ्रू, हिजबुल्लाह के थ्रू, हूतीज़ के थ्रू, और एनरिचमेंट की रिपोर्ट है तो हम मानते हैं चलो। यूएस का इंटरेस्ट क्या है? अगर यूएस का इंटरेस्ट ब्लाइंड दोस्ती होती इजराइल के साथ तो पहले दिन ही वो इजराइल के साथ खड़ा होता। इजराइल को जितने नुकसान हुआ या हो रहा है, हाइफा उनका तबाह हो गया काफी बुरी तरह से, तेल अवीव में बिल्डिंग्स गिर गई, ये ना होने देता। यूएस का इंटरेस्ट ईरान नहीं है, यूएस का इंटरेस्ट चाइना है, क्योंकि चाइना की एक बहुत बड़ी क्लाइंट स्टेट ईरान है। और जब अभी रिसेंटली चाइना पाकिस्तान अफगानिस्तान की मीटिंग हुई जिसमें चाइना ने कन्फेस किया अफगानिस्तान के सामने कि भाई हमारे सीसीपी को तो ये सीपैक को तो ये आगे जाने नहीं दे रहे पाकिस्तानी, और ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट हमारे पास बैठी है, ये कुछ नहीं कर सकती, ये बचा नहीं पा रहे हमारे लोगों को टीटीपी से, बीएलए से, तो हम अभी सीसीपी को, सीपैक को अभी काबुल लेके आएंगे। ये कोई 1.5 महीने पहले की बात है। काबुल का आने का क्लियर कट वो था, उन दिनों आपसे बात नहीं हुई बट बाकी प्लेटफॉर्म्स पे हुई, कि अगर सीपैक पेशावर से काबुल जा रहा है और कल को वो वुखान कॉरिडोर से सीधा ही अगर काबुल आ रहा है तो आप मान के चलिए कि उसकी एक ब्रांच सीधी ईरान जाएगी। तो सीपैक की कनेक्टिविटी चाइना जो पाकिस्तान से चाहता था, वही चाइना सेम चीज ग्वादर को छोड़ के चाबार से, बिकॉज चाबार में एक टर्मिनल हमारे पास है, 3 टर्मिनल और हैं, और उसमें से एक की 2 चाइना डेवलप कर रहा है। तो ईरान के अंदर गदर मचाना, ईरान को न्यूट्रलाइज करना अमेरिका का सेम एम है, जिस एम को लेके इसके मरीन्स आज बांग्लादेश में बैठे हैं, ताकि म्यांमार के अंदर सीमैक को बंद किया जाए। तो सीपैक पाकिस्तान में बंद हो, सीमैक म्यांमार में बंद हो, और सीपैक की एक्सटेंशन जो कि ईरान से आने वाली थी, जो अगर कुछ ना लड़ाई झगड़ा ना होता तो 1-1.5 साल में आती हुई दिखती हमें, शायद 6 महीने में, बिकॉज चाइनीज बहुत जल्दी तेज काम करते हैं, उसको ब्लॉक करना है। तो अमेरिका कुछ और बड़ी गेम, उसको ना इजराइल से प्यार मोहब्बत है, ना उसको बेसिकली चाइना के ऊपर आंखें गड़ी हुई है। और चाइना फ्रस्ट्रेट इसलिए हो रहा है कि उसका तेल की सप्लाई खत्म होगी। ईरान से सिर्फ एक कंट्री आज तेल खरीदती थी, वो था चाइना। भारत नहीं खरीदता आजकल, बिकॉज अमेरिका ने जब बना किया तो हमने बंद कर दिया। उनको सस्ता तेल बंद हो गया, उनको फर्टिलाइजर और ये फ्यूल प्रोडक्ट्स बंद हो गए। चाइना अभी वो स्क्वीज फील कर रहा है, उसके पास क्या ऑप्शन बचती है कि वो रशिया की दूसरी पाइपलाइन है जिसके ऊपर पैसे देके राजी नहीं था, कह रहा था 4 रुपए 5 रुपए ऊपर नीचे करो, अब वो रशियन टर्म पे उसको खरीदेगा, तो रशिया बड़ा खुश है। तो आप इस हालत में देखिए, जो 2 जहाज जो चाइना के आए, दुनिया कह रही है कि वो एयर डिफेंस रडार लेके आए। तेहरान में क्या बचा है जिसको एयर डिफेंस की जरूरत है आज की डेट में? प्रैक्टिकली स्पीकिंग आपने उनके सारे साइंटिस्ट, लीडर वीडर सब ठोक दिए, और खुमैनी साहब कहीं अंदर कहीं पता नहीं कहाँ छुपे हुए हैं। तो किसको एयर डिफेंस, किसको लगाना है एयर डिफेंस? आपने उनका रेडियो स्टेशन की बिल्डिंग, ब्रॉडकास्टिंग बिल्डिंग भी उड़ा दी। तो आप ये जहाज, मैंने आज सुबह ट्वीट किया था, काफ़ी लोगों ने उस पर रिएक्ट किया कि मैंने कहा ये क्यों आप मान के चल रहे हो कि ये एयर डिफेंस लेके आया? एयर डिफेंस का यहाँ भी कोई काम नहीं है। ये क्या लेके आया आपको पता नहीं है, बिकॉज चाइना सीधा लड़ना नहीं चाहता किसी बड़ी पावर के साथ। मगर अगर ईरान के थ्रू वो इसराइल के ऊपर एक न्यूक्लियर, टैक्टिकल न्यूक्लियर अटैक करवा दे, अपना न्यूक्लियर वेपन भेज के, या कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट, ऐसा पार्ट न्यूक्लियर चेन में जो कि ईरान के पास नहीं है और बॉम्ब बनाने के लिए वो पार्ट आया हो, तो फिर आप देखो लड़ाई कहाँ जाएगी। इधर अगर न्यूक्लियर एक्सचेंज हो गया तो एक वर्ल्ड वार टाइप स्टार्ट होगी, बिकॉज चाइना एकदम से घुस जाएगा ताइवान के अंदर, बिकॉज फिर उसको पता कि अमेरिका यहाँ फंस गया। तो सही। एक समझदार अमेरिका होता तो वो इसको शांत करके, ठंडा करके इसको स्टेबलाइज करता, मगर नहीं ना। फिर अनकंडीशनल सरेंडर करके आप सरेआम एक देश के प्रेसिडेंट को या बॉस को, सुप्रीम लीडर को ह्यूमिलेट कर रहे हो, तो फिर आप जंग रोक नहीं रहे ना, आप तो फिर हवा दे रहे हो आग में। ये बहुत गलत बात है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और आखिर में ये जरूर जानना चाहूंगा, मुनीर को बुलाया क्यों है? देखिए, मुनीर की जो विजिट थी ना, वो इराक के हमले के पहले की प्लान थी। वो इराक के हमले के साथ, अब वो गया तो बात करेगा ही नेचुरली। हो सकता है कल को अमेरिका को रिजीम चेंज ना काबू आ सके, तो हो सकता है वो इधर से एसटीएस को यूज़ करे, सीरिया वाली को, और आईएसकेपी जो मुनीर के कब्जे में है, पाकिस्तान में बैठी है, उनको यूज़ करे। और काफ़ी सारे ग्रुप्स हैं जो कि ईरान के खिलाफ ऑपरेट करते हैं, बलोच के, जिनको पाकिस्तान आर्मी अभी सपोर्ट नहीं करती, पर अमेरिका अमेरिका के कहने पे सपोर्ट भी कर लेगी। तो वो बातें नेचुरली ने डिस्कस की होंगी, वो कोई, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट मुनीर की विजिट पहले की प्लान थी।
और ये बड़ा क्लियर लग रहा है कि मुनीर की विजिट कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, क्योंकि अगर इंपॉर्टेंट होती तो 6-7 दिन से घूम रहा है, और हर दिन जहाँ वो निकलता है आगे वो पाकिस्तानी पीटीआई वाले वो गाड़ी लेके आ जाते हैं, मुनीर द मर्डरर, मुनीर तू हाय हाय, मुनीर तो कुत्ता है, व्हाटएवर, उसके सामने वो लेके घूमते हैं जानबूझ के, अपनी बेइज्जती करवा रहा है। तो अगर बड़ा इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है, उसको बड़ा अर्जेंटली बुलाया होता, तो उसके लैंड करने के 24 घंटे 48 घंटे के अंदर ट्रंप से मिल लेता वो। और आज वो मिल रहा है, जबकि ट्रंप को एक्चुअली अभी G7 में होना चाहिए था, वहां से लौट रहा होता। तो बेसिकली वो G7 से जल्दी आ गया, यहाँ एक देश का सो कॉल्ड डी फैक्टो हेड ऑफ स्टेट एक होटल में रह रहा है 4 सीजन्स में, तो बोला तू आ जा, तो खाना तो खाना ही खा लेते हैं। थोड़ी सी नेचुरली उसने जैसे मैंने कहा, इसराइल ईरान के संदर्भ में ISKP की जरूरत उसको पड़ सकती है, बट आई थिंक जो लार्जर उसको बुलाया गया था, जो मीटिंग फिक्स हुई थी, वो हुई थी ऑपरेशन सिंदूर के बाद। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में जो नूर खान बेस उड़ा है, नूर खान का जो अंडरग्राउंड जो सेटअप उड़ा है, जो जनरल इलेक्ट्रिकल्स ने बनाया था, और जो अमेरिकन एसेट थी, उसके बारे में उसका ऑल्टरनेट क्या करना है, कुछ होना, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या पाकिस्तान आर्मी उसके बदले में कुछ खड़ा कर सकती है। हालांकि इसके लिए भी मुनीर को आने की जरूरत नहीं थी, बट उसको फील्ड मार्शल बना के फिर बुला के अपने पास उसको एक किस्म का ना उसको लीगलाइज कर रहा था। हम तो हंस रहे हैं सारे, कोई फील्ड मार्शल, कोई खेत मार्शल को कुछ कह रहा है। तो ये एक पुराना टैक्टिस है। अगर आप JNK की हिस्ट्री भी देखेंगे तो शेख अब्दुल्ला जब कुछ नहीं था, तो यहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर था ना 1930s में, वो ब्रिटिश था, और महाराज हमारे जो थे वो गए हुए थे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए इंग्लैंड, और वहाँ पे उन्होंने किंग जॉर्ज के सामने बोल दिया कि अंग्रेज गलत कर रहे हैं, हमें आज़ादी चाहिए। तो पीछे से उसने क्या किया, शेख अब्दुल्ला को मीटिंग के लिए बुला लिया। वो एक मीटिंग जो थी, उसने शेख अब्दुल्ला को कश्मीर का लीडर बना दिया। तो आप एक लेजिटिमाइज करते हो एक नॉन एंटिटी को, उसको एक शाह देते हो बेसिकली अपने पास बुला के। करना क्या उन्होंने, आजकल कौन सी बात है जो कि फोन पे नहीं हो सकती, या वीडियो कॉल पे नहीं हो सकती, सिक्योर्ड लाइन पे। ये मीटिंग का तो ऐसे ही सिर्फ शूकूफ है। और आप दूसरा एंगल ये देखिए कि आप उसको बुला के बात कर रहे हो, तो शहबाज शरीफ की क्या औकात बची, वो उसका क्या स्टेटस है। आई मीन आपने तो उसकी इंसल्ट कर दी उल्टा। तो ये ऐसे ही खिचड़ी पका रहा है और कुछ नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी, इतना महत्वपूर्ण डिस्कशन में हिस्सा लेने के लिए। हालांकि एक सवाल और भी है, इस पर भी कर आपकी सकते जो हैं। है एक टिप्पणी ले सकते हैं जी। कि ये जो नरेंद्र सरेंडर वाले थे, इनकी तो बड़ी भद पिटी है आज। ये तो बोलने के लायक बचे नहीं है, क्योंकि मोदी जी ने जिस तरीके से ट्रंप को लंबा किया है, अब ये किस मुंह से मोदी जी की आलोचना करेंगे। हालांकि अभी भी बेशर्मी का आलम देखिए, ये कह रहे हैं कि मोदी जी और ट्रंप के बीच में जो बातचीत हुई है, उसकी जानकारी मोदी जी को स्वदेश लौट करके सर्वदलीय बैठक में देनी चाहिए। मतलब हमारे विदेश सचिव अगर उसका डिटेल आपको दे रहे हैं, तो आपको विदेश सचिव पर कोई भरोसा नहीं है। ओमकार जी, हमारे यहाँ कहावत है, एक आदमी था, उसकी पीठ पे पौधा उगने लगा। आई थिंक आपके प्रोग्राम में पता मैंने बताया कि नहीं बताया, चलो दोबारा बता देते। पौधा जी उग जी। रहा था पीठ पे। तो किसी दोस्त ने कहा कि भाई इसको कटवा ले पौधे को, अब तो छोटा सा है, जब बड़ा हो जाएगा तो तंग करेगा। कहता बड़े होने दो, छाया में बैठा करेंगे। तो जो बेशरम होता है ना, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। आज आपने देखा नहीं, वो नरेंद्र सरेंडर सब भूल गए, और क्या शुरू हो गए कि G7 की फोटो में मोदी साहब पीछे खड़े हैं, और एक नकली फोटो क्वाड का लिए उसको बोल रहे हैं G22 2022 का फोटो है जर्मनी का, वो जो है नहीं, वहां मोदी साहब आगे चल रहे हैं। तो ये लोग बेशरम हैं, और आई थिंक ये अपनी एक ना अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते जा रहे हैं, मारते जा रहे हैं। और सियाने कहते हैं कि जब कोई आपका दुश्मन अपनी सुसाइड करने पे आ जाए, तो उसको रोकना नहीं चाहिए। आई थिंक इसलिए मोदी साहब को रोक नहीं रहे कि तुम बको, तुम बोलते जाओ और सही। बेइज्जती कराते जाओ। अब ट्विटर पे आते हैं तो लोग 2 मिनट में उनकी पैंटें उतार देते हैं। आपको पता क्या क्या लिखते हैं लोग, और फैक्ट के साथ लिखते हैं, उसका बिल्कुल। रिस्पॉन्स जवाब नहीं देते। जिस चैनल पे इनकी बेइज्जती होती है, वहां पे इनके स्पोक्स पर्सन नहीं आते। तो ये अपना अपना काम खुद खराब कर रहे हैं, और आई थिंक वो सूट करता है मोदी साहब को। जी। बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। बहुत ही धन्यवाद ओमकार। महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा। थैंक यू सो थैंक मच। यू जी। जय हिंद, जय भारत।